Assalamu alaikum students. How are you? I am Zainul Abedin, your chemistry teacher. Today we will study about stoichiometry. इसे हम stoichiometry भी पढ़ सकते हैं. Stoichiometry क्या होता है? Let's start with the definition. Stoichiometry is a branch of chemistry which tells us the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें बताती है रिलेशनशिप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में. कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है कि जिसमें हम पूरी कैलकुलेशंस करें विच डिपेंड्स अपॉन नंबर. ओके, मिसाल के तौर पे एक जर्नल एग्जांपल देता हूँ मैं केमिस्ट्री से थोड़ा हटके. आपको यहाँ स्लाइड में एक इक्वेशन नज़र आ रही है जो केमिकल इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है. इसमें आपको ब्रेड के स्लाइस नज़र आ रहे हैं और एक चीज़ के स्लाइस नज़र आ रहे हैं, और एरो हेड से आगे आप देखें तो सैंडविच बन गया. दो ब्रेड्स के दरमियान में अगर हम एक जो है वो चीज़ का स्लाइस रखा है तो ये सैंडविच बन गया. अब सपोज़ करें कि हमारे पास 10 ब्रेड के स्लाइस हैं और 10 ही चीज़ के स्लाइस हैं. तो हम कितने सैंडविचेस बना सकते हैं? कितनी चीज़ हमारे पास थोड़ी है, कम मिकदार में है, जो पूरी यूटिलाइज हो जाएगी, और कौन सी चीज़ हमारे पास एक्सेस में है जो बच जाएगी? आप ज़रा सोचें इसके बारे में. जी, यकीनन आपने 5 सैंडविचेस ही सोचे होंगे क्योंकि हमारे पास 10 ब्रेड्स के स्लाइसेस हैं. तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस बनेंगे तो हमारे पास 5 सैंडविचेस बनेंगे, और चीज़ के स्लाइस भी 10 हैं हमारे पास. ये देखने हैं, एक चीज़ का स्लाइस आना है 2 ब्रेड के दरमियान में, यानी 5 स्लाइसेस चीज़ के यूज़ हो जाएंगे और 5 चीज़ स्लाइसेस बच जाएंगे. अब मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपके पास लिमिटेड चीज़ कौन सी है जो पूरी कंज्यूम हो गई है, और एक्सेस में जो एक्स्ट्रा है वो क्या चीज़ है. डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा. तो ये स्टोइचियोमेट्री से आगे जाके हम एक टॉपिक ये भी पढ़ने वाले हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट. इसका कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो गया तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आपको बिल्कुल इजी फील होगा, क्योंकि यही काम होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट का. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. बेसिक अजम्पशंस. स्टोइकियोमेट्री को फुलफिल करने के लिए, स्टोइकियोमेट्री की पूरी कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास कुछ बुनियादी उसूल होने चाहिए, कुछ बुनियादी शराइत होनी चाहिए. बेसिक अजम्पशंस का मतलब यहाँ पे बुनियादी उसूल कह सकते हैं आप. कि सबसे पहले तो ऐसा केमिकल रिएक्शन आप लें कि जिसके तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकते हों. मिसाल के तौर पे आपने 1 kg वुड को बर्न करना है. ठीक है, जो वुड है आपके पास वो कार्बन होता है, और वुड बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. वुड जो है आपके पास वो जलेगा, ऑक्सीजन आपको एनवायरनमेंट से मिलेगी. ठीक है, एनवायरनमेंट में तो अनलिमिटेड किस्म की ऑक्सीजन है ना. तो वुड आपके पास लिमिटेड होगा, यानी कि वुड आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो ऑक्सीजन है वो आपके पास एक्सेस में होगी. और आप देखेंगे जैसे ही वुड कन्वर्ट हो जाएगी, जल के कोल में कन्वर्ट हो जाएगी, कोयले में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगा, तो तमाम वुड कंज्यूम हो जाएगी. और इस तरह का रिएक्शन जिसमें ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशन से हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं.
स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का जो दूसरा बेसिक अजम्पशन है, कोई साइड रिएक्शन ना हो। ठीक है, अगर आप वुड को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अगर कहीं से साइड से वाटर आ जाता है, ठीक है, वाटर क्या करेगा, उस रिएक्शन को ख़त्म कर देगा, उसको सीज कर देगा। रिएक्शन आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी नहीं होगी, आपके रिएक्टेंट्स पूरे प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे, तो साइड रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, थर्ड जो है स्टोइकियोमेट्री की बेसिक अजम्पशन जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। ठीक है, ये लॉज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मादा ना ही पैदा होता है ना ही फना होता है, बस अपनी एक हालत से दूसरी हालत में चला जाता है। ठीक है, तो ये हर केमिकल इक्वेशन में ही, ये तकरीबन पूरी यूनिवर्स में ही ये फॉलो होता है ये लॉ। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी आपको पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है आपके पास, वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कहीं भी चले जाएं आपको यही प्रोपोर्शन मिलेगा वाटर का। अगर आप वाटर का केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि इसके डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए। वाटर की जगह आप H2O2 यूज़ ना कर लें, जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक असम्पशन जो तीनों हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तीनों आपने लिखनी होती हैं। राइट डाउन द बेसिक असम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। और ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसके बग़ैर, आप, मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कि इसके बग़ैर एग्ज़ामिनर का केमिस्ट्री का पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको हर पेपर में तकरीबन नज़र आएगा। पास पेपर उठा लें, ये तो आपके फ्री के 2 मार्क्स हैं ना, इसको कर लें आप, ये लाजमी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाने से पहले मैं इसकी एप्लीकेशंस आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्टोइकियोमेट्रिक आखिर कैलकुलेशंस हम क्यों करते हैं। इंडस्ट्री, अगर आप देखें, केमिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही हमारा इर्द गिर्द सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आपके क्लॉथ्स हैं, आपके कॉस्मेटिक्स हैं, आपकी जो है मेटल्स हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करती है, प्रॉफिट कितना होगा, उसे नुकसान कितना होगा, इस तरह की कैलकुलेशन में बड़ा हेल्पफुल होती है। केमिकल इक्वेशन से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पहले ही अंदाज़ा लगा लेता है कि मैंने कितना ग्राम कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करना है। कुछ रिएक्टेंट बहुत जो है वो कीमती होते हैं, महंगे होते हैं। लाइक आपने गोल्ड यूज़ करना है, आपने वाइट गोल्ड यूज़ करना है, उसके अंदर प्लेटिनम यूज़ करना है, प्लाटिनम यूज़ करना है, तो आप उस इन चीज़ों को बड़ा सोच समझ के और कैलकुलेट करके डालते हैं, और बहुत माइनर सी मिकदार में डालते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में कैटलिस्ट के तौर पे या किसी भी तौर पे, तो इन चीज़ों में महंगे रिएक्टेंट्स को आप देखभाल के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हमें उनको यूज़ करने से पहले स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, ताकि हम कोई ज़्यादा यूज़ ना करें और हमें प्रॉफिट कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप, स्टोइकियोमेट्रिक की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, उनका क्या रिलेशनशिप होता है। mass relationship, mass mole relationship, mass volume relationship and vice versa। इसका क्या मतलब है, पहला देखें ज़रा, mass रिलेशनशिप। अगर आपको किसी रिएक्टेंट का मैस मालूम है, ग्राम्स में है, आप दूसरे प्रोडक्ट का मैस मालूम कर सकते हैं, वो भी ग्राम्स के अंदर आप मतलब मैस उसका मालूम कर सकते हैं। दूसरी रिलेशनशिप, अगर आपको रिएक्टेंट का मैस पता है तो उससे कंपेयर करके आप दूसरी प्रोडक्ट का मोल फाइंड कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर आप किसी चीज़ का आपको मोल्स पता है तो आप उसके जो हैं वो मैस मालूम कर सकते हैं। तीसरा रिलेशनशिप है मैस वॉल्यूम का। अगर आपको किसी रिएक्टेंट का मैस
गैस के केस में अगर पता है मैस क्या है तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम पता है तो आप उसको कंपेयर करके दूसरे रिएक्टेंट का मैस मालूम कर सकते हैं। अभी आपने को रिसेंटली मैंने जो लेक्चर दिया था मोलर वॉल्यूम के ऊपर, उसमें मैंने एक एग्जांपल करवाई थी आपको। न्यूमेरिकल की जो एग्जांपल की जो स्टेटमेंट थी उसमें गैस को का वॉल्यूम दिया गया था। जब हमने आंसर फाइंड किया तो हमारे पास 32 ग्राम पर मोल आंसर आया था। ठीक है, तो वो उसका मैस आ गया था हमारे पास। यानी वो रिलेशनशिप हमने स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप लगाया था। कौन सा लगाया था कि हमने वॉल्यूम से मैस मालूम किया था और वो 32 ग्राम पर मोल आया था। और मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी गैस हो सकती है, तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे आंसर भी बताए थे, जो कि ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। और इस लेक्चर को देखें, समझें और फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।